हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम क्लास 10th की जो सामाजिक विज्ञान है चैप्टर नंबर 1 उसे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। एकदम आसान परिभाषा के साथ चित्र की मदद से, एनिमेशन की मदद से समझा दूंगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो और 1000 लाइक कर देते हो तो इसका पूरा PDF भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना। चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यहाँ ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, छोटे बड़े हर प्रकार के। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ अहम बातें हैं, कुछ कुछ शब्द हैं जिनके मतलब हमें जानने बहुत ज़रूरी है। जैसे पहला टॉपिक है, देखो, जैसे राष्ट्रवाद। ये राष्ट्रवाद क्या होता है? ठीक है, राष्ट्र क्या होता है? तो राष्ट्र क्या होता है? फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन के अनुसार, ठीक है, एक व्यक्ति थे अर्नेस्ट रेनन, उनके अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ सब मुस्लिम लोग हैं। हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ पर हिंदू के लोग ज़्यादा थे, हिंदूवादी लोग, तो इसका नाम हिंदुस्तान दिया गया। ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर एक भाषा ज़्यादा बोली जाती है, एक धर्म संप्रदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो उसके नाम पर वो उसको रखा जाता है, उसे राष्ट्र कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। जैसे हमारा हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान ऐसे ही नहीं बना, हमने इस हिंदुस्तान को पाने के लिए कई बलिदान दिए हैं। ठीक है, हमारे जो राष्ट्रभक्त थे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना, ठीक है, अपने हमारे आज़ादी के लिए मर गए, सूली चढ़ गए, लेकिन हमें आज़ाद करा के गए, हमारा एक नया राष्ट्र बना के दे गए, और आज हम उन्हीं की वजह से स्वतंत्र हैं, है कि नहीं? तो उस तरीके से मिलके बनता है। अगला टॉपिक आता है आपका राष्ट्रवाद, कि भैया राष्ट्रवाद क्या होता है? तो राष्ट्रवाद क्या होता है? अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। जो देश प्रेम है, ठीक है, अगर तुम भारत में रहते हो और तुम भारत जिंदाबाद नहीं बोल सकते तो तुमसे बड़ा हरामी इस दुनिया में कोई नहीं है। सही है कि नहीं? तुम भारत में रह रहे हो, भारत का खा रहे हो और भारत का जय जयकार नहीं बोल सकते हो तो तुमसे बड़ा पाखंडी कोई नहीं है। ठीक है, जिस थाली में खा रहे हो और उसी में तुम अगर छेद कर रहे हो तो तुम देशद्रोही हो। ठीक है, सीधी सी बात है। जो विचारधारा किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे हम हिंदुस्तानी हैं, है कि नहीं? अगर हमारे देश पे कोई भी खतरा होगा तो हम अपनी जान की परवाह किए बिना उसको बचाने के लिए ठीक है, हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी से भी लड़ सकते हैं। तो ये भावना होती है राष्ट्रवाद। ठीक, और ये जो राष्ट्रवाद की भावना है सिर्फ हमारे में नहीं होती है, हर एक देश के नागरिक में होती है, चाहे वो देश कोई सा भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और ये भावना होनी बहुत जरूरी है। अगला आता है उदारवाद। नाम से ही पता चल रहा होगा, उदारवाद। उदारवाद को अंग्रेजी में कहते हैं लाइब्रेरिज्म। ठीक है, तो उदारवाद यानी कि लाइब्रेरिज्म शब्द लातिनी भाषा के मूल शब्द लाइबर पर आधारित है। ठीक है, ये जो उदारवाद है ना, ये कहाँ से लिया गया? लाइब्रेरिज्म से लिया गया है। और ये शब्द आता है लातिनी भाषा से, जिसमें आता है लाइबर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्वतंत्रता, आजादी। उदारवाद का अभिप्राय है कि व्यक्ति के लिए आजादी व कानून की समक्ष समानता। जैसे हम भारतवर्ष में रहते हैं, हम स्वतंत्र हैं और हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति को समान अधिकार दिए गए हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो मिडिल क्लास का हो, सबको कानून समान मिलता है। ठीक है, लेकिन ये आज जानते हैं, जिसके पास पैसे है उसके पास कानून है कि नहीं? ये आज के दुनिया का सबसे बड़ा दुख चल रहा है हमारे यहाँ का, जो कि नहीं होना चाहिए। अगला टॉपिक आपका आता है निरंकुशवाद, कि भैया ये निरंकुशवाद क्या होता है? तो एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, उसे हम निरंकुशवाद कहते हैं। देख रहे हो, मैंने हर एक चीज को एकदम सिंपल भाषा में लिखा है ताकि आप एक बार पढ़ते ही समझ में आ जाए और आपके प्रॉपर नोट्स भी बन जाए अपने हाथों में। नोट्स आप अपने हाथों से बनाया करो, बेस्ट है। बाकी अगर आपको अच्छे नोट्स चाहिए मैथ के,
विज्ञान के, सामाजिक विज्ञान के, हिंदी इंग्लिश के सारे नोट्स हमने बना रखे हैं प्रीमियम। उसके लिए थोड़ा सा चार्ज रखा है। कैसे परचेज कर सकते हैं, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। अगर आपको नोट्स परचेज नहीं करने तो आप यहाँ से देख के नोट्स बनाइए, वो आपकी चॉइस है। खुद के नोट्स तो बेस्ट होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। साम्राज्यवाद क्या होता है? देखो, जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ उस पर आधारित चित्र भी मैंने लगा के रखे हैं ताकि आप उसको अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। और जो आप प्रीमियम नोट्स लोगे ना, तो उसको हमने A4 शीट पे रखा है, वाइट में रखा है, ताकि आप उसको प्रिंट करके भी अपने पास रख के पढ़ सकते हो किताबों की तरह। ठीक, साम्राज्यवाद क्या होता है? साम्राज्यवाद एक ऐसी नीति है जिसके एक महत्वाकांक्षी देश सैन्य बल के साथ साथ शक्ति के अन्य साधनों का भी प्रयोग करके अन्य देशों या क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित करता है। यह होता है साम्राज्यवाद। मतलब अपने राज्य को बढ़ाना, अपने देश के साथ साथ सैनिकों के बल पर, अपने अपने हथियारों के बल पर बाकी जगहों पे भी अपना कब्जा स्थापित करना साम्राज्यवाद कहलाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो चीन है, हमारे देश के बाउंड्री से जो लगे हुए देश है, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ वह अपना कब्जा स्थापित कर रहा है। ठीक है, तो हमें उसके लिए डट कर मुकाबला करना होगा कि भाई ईंट का जवाब हमें पत्थर से देना होगा। अगला आता है रुमानीवाद। रुमानीवाद क्या होता है? एक ऐसी विचारधारा जो राष्ट्रवादी भावना का विकास संस्कृति के द्वारा करना चाहता है। वो राष्ट्रवादी का विचार तो करना चाहता है, लेकिन अपनी संस्कृति के द्वारा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई धर्म का प्रचार करता है कि भाई हमारा धर्म ऐसा है, हमारे धर्म को मानोगे तो आपको इतने हूर मिलेंगी, इतनी परी मिलेंगी, आप जन्नत में जाओगे, है ना। अगर आप नहीं करोगे तो यहीं मर जाओगे, सड़ोगे गलोगे, है ना। तो हर धर्म की अलग अलग विचारधारा होती है। ठीक है, वो उसको अपनी संस्कृति के द्वारा प्रचार प्रसार करना चाहती है। ठीक है, इस विचारधारा को मानने वाले तर्क वितर्क और विज्ञान की जगह भावनाओं और संस्कृति पर जोर देते हैं। ठीक है, इसमें कला, काव्य, कहानियां, लोक कथाएं, संगीत के माध्यम से राष्ट्रवादी भावना का प्रसार किया जाता है। क्या होता है? कला के द्वारा प्रसार किया जाता है, काव्य के द्वारा प्रसार किया जाता है, कहानियों की मदद ली जाती है, लोक कथाएं सुनाई जाती हैं और उनके द्वारा उन चीज को प्रसारित प्रभाव उन पर डाला जाता है कि भाई देखो ऐसा ऐसा है, आ जाओ। ठीक है, तो ये होता है आपका रुमानीवाद। अगला आता है आपका नारीवाद। नारीवाद क्या है? पुरुष को सामाजिक, आर्थिक एवं सामाजिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद है। देखो, अगर आप देखेंगे, ये जो पूरा हमारा जो, सिर्फ भारत की बात ही नहीं कर रहा हूँ, बाकी देशों की भी मैं बात कर रहा हूँ, पुरुष प्रधान देश माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर पुरुषों का दबदबा ज़्यादा है और पुरुषों को हर चीज़ में वैलिडिटी पहले मिलती है। लेकिन पुरुषों की चीज़ को ध्यान में रखते हुए नारी की चीज़ों को भी आगे बढ़ावा देना। ठीक है, जैसे अगर कोई इलेक्शन हो रहा है कि भाई अगर 100 सीट है तो 30 तो लड़कियों के लिए होंगी ही होंगी, उसके बाद बाकी चीज़ें हम देख सकते हैं 30 तो लड़की के लिए रिजर्व है। अगर 70 पुरुष हैं तो 30 तो लड़कियां, 100 सीट है तो 30 लड़कियां होंगी ही होंगी, बाकी 70 आप देख लो, बाकी 70 में भी आपके पुरुष और महिला दोनों हो सकती है। तो ये चीज होती है नारीवाद का उदाहरण। ठीक है, अब आता है रूढ़िवाद। नाम से स्पष्ट है, पुरानी विचारधारा रूढ़िवाद के अंतर्गत आ जाती है। तो रूढ़िवाद क्या होता है? ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थानों, रिवाजों पर जोर देता है। ठीक है, तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, उससे हम कहते हैं रूढ़िवाद। रूढ़िवाद क्या है कि भाई हमारे दादाजी लोग ऐसे करते थे, हमारे फूफा लोग ऐसे करते थे, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। जो नई जमाने की विचारधारा है, तकनीक है, उनको उन्हें अपनाना नहीं है। तो ये जो थिंकिंग है, ये जो विचारधारा है, इसे ही हम क्या कहते हैं? रूढ़िवाद कहते हैं। आई बात समझ में? तो ये होता है आपका रूढ़िवाद। अगला टॉपिक आपका आता है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह आप समझ पा रहे हैं, वोट। ठीक है, इलेक्शन। जनमत संग्रह क्या होगा? एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा
एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए ये पूछा जाता है। जैसे अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो जून में बना रहा हूँ, आखिरी के टाइम पे, और इस टाइम पे 2025 में 25-26 का सेशन चलेगा। अभी ग्रामीण इलेक्शन होने वाले हैं, हर गांव में कोई ग्राम प्रधान बनेगा, कोई बीडीसी बनेगा, कोई जिला पंचायत सदस्य बनेगा, है ना, ऐसा ऐसा कुछ बनेंगे, कोई वार्ड मेंबर बनेगा। तो वो कौन बनेगा? खुद से तो नहीं बनेंगे। हाँ, इलेक्शन में वो खड़े होंगे, लेकिन उनको जिताने का काम, हराने का काम हम आम नागरिक ही करते हैं। तो ये अधिकार हमारे पास है। इसे क्या कहते हैं? जनमत संग्रह कहते हैं, कि सभी जनता ने मिलकर एक मत दिया है कि तुम्हें प्रधान बनना चाहिए, तुम्हें प्रधान नहीं बनना चाहिए। ठीक है, 99.9% जो भी इलेक्शन जीतते हैं वो कोई काम नहीं करते। 5 साल का जो भी काम होगा सारा पैसा अपने जेब में डालते। तुम देखोगे अपने गांव में कि जो भी प्रधान होगा, अभी उसके पास कुछ नहीं होगा, लेकिन 5 साल बाद वो स्कॉर्पियो में घूम रहा है, ठीक है ना, बाबू बन के, और सभी उसको बाबूजी बोलेंगे, तब आइए सर बैठिए चाय पीजिए, वो भी फ्री में। भाई क्यों? वो हमारे सेवक हैं, हमने चुना है उनको, ठीक है, वो हमारे सेवक हैं, और जो काम करवाना हमारा जिम्मेदारी है। अगर काम नहीं करते उनके पीछे पड़ो कि भाई ये रास्ता बनाओ, ये रोड करो, नहीं कर रहे हैं भाई, तुम उनके पास प्रेशर डालो, क्यों नहीं करेंगे? वो सेवक है हमारे। ये चीज़ अपनी मेंटेलिटी को भी हमें बदलना है, ठीक है। हम कुछ कहते नहीं है, वो कुछ करते नहीं है, ये भी तो है। अगला आता है यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है कल्पना दर्श। ये क्या होती है? देखिए, एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। आप ऐसे समाज की कल्पना नहीं कर सकते कि जो सर्व संपन्न हो सकता है। एक ऐसा गांव सोचो जहां पर सारे लोग पढ़े लिखे हों, ठीक है, सभी लोगों ने अपने आसपास का पर्यावरण साफ सुथरा रखा हो, किसी के घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता हो, ठीक है, सब एक दूसरे की परवाह करते हो। ऐसा माहौल हो सकता है, आप सोच के देखो, जहाँ चोरी चकारी ना होती हो। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। हम जो मानव जाति है ना, सबसे बेकार प्राणी है, हमसे तो अच्छे जानवर होते हैं। आप ये मानते हैं कि नहीं? ये मानते हैं। तो एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है, कि भाई ऐसी कल्पना हम कर रहे हैं कि ये हो, वो हो, ये हो, जो कि होना ही इम्पॉसिबल है। उसे हम क्या कहते हैं? यूटोपिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यूटोपिया कहते हैं। अगला आता है जुकर्स। जुकर्स क्या होता है? प्रशा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम जिसमें बड़े बड़े जमींदार होते हैं, ठीक है, जहां जमींदार है बड़े बड़े, जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत जमीन है, उनको हम क्या कहते हैं? जुंकर्स कहते हैं। जमींदारों के समूह को जुंकर्स कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक महोदय का चित्र आया होगा, देखिए सामने, ये आपके हैं फ्रेडरिक सारियो, ठीक है, और ये एक फ्रेंच कलाकार है। कौन है ये भाई? फ्रेंच कलाकार है फ्रेडरिक सारियो। ये 1848 की बात हो रही है। देखिए, 1848 में फ्रेडरिक सारियो द्वारा बनाए गए 4 चित्रों की श्रृंखला मैं आपको दिखाता हूं। वो 4 चित्र क्या हैं? 1, 2, 3, 4। ये चित्र किन्होंने बनाए थे? इन भाई साहब ने बनाया था, फ्रेडरिक सारियो, ठीक है, जो तो आज तो है नहीं, लेकिन इन्होंने ये काम किया था, जिसमें आप देख सकते हैं ये प्रतिमा है, ये चित्र है। इनके बारे में एक एक करके अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। इनको तो एक बार चित्रों को ध्यान से देख लीजिए, और भाई साहब को भी देख लीजिए एक बार। भाई साहब तो बोल नहीं सकते, क्योंकि ये तो पैदा होके गुजर भी गए, तो दादाजी से भी ऊपर है हमारे, क्यों, परदादा से भी ऊपर है, ठीक है। सबसे पहले बात है, आइए इनमें से एक चित्र पर विचार करते हैं। पहले चित्र पर विचार करते हैं। ये जो चित्र आप देखेंगे, ये देखो, थोड़ा ध्यान से देखना चित्र को। यहाँ पर आपको लोग दिख रहे होंगे लंबी कतारों में, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पर प्रतिमा दिख रही होगी, यहाँ पर कुछ भगवान के टाइप के बना रखा है, ये यीशु मसीह है, ठीक है। इस चित्र को आपने ध्यान से देख लिया होगा। आइए इस पर थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। ये क्या है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। उनके हाथ में क्या है? ज्ञान की एक मशाल है। उसके बाद देखोगे आप, यहाँ पर ये जो चीज है, अधिकारों का घोषणा पत्र बना हाथ में इनके रखा हुआ है स्टैचू ऑफ लिबर्टी में, ठीक है। और ये जो है, ये भगवान ईसा मसीह और अन्य फरिश्ते आपको ऊपर दिखाए गए हैं, है कि नहीं?
अब देखिए इनके बारे में क्या है, इसमें क्या है, यहां देखिए, सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। देख रहे हो, लंबी कतार में। उसके साथ साथ फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया जा रहा है। स्वतंत्रता के टाइम पर, ठीक है, जो स्वतंत्रता के लिए जो प्रतीक था वो एक महिला को ही बनाया जाता था। हमारे भारतवर्ष की बात कर लीजिए, भारत माता है ना, भारत माता की चित्र होती है जिसके हाथ में झंडा है, तो ये हर एक देश ने ऐसा किया था। महिला के एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है और दूसरे में एक अधिकारों का घोषणा पत्र है। देख पा रहे हैं, जमीन पर निरंकुश संस्थाओं के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए पड़े हैं। ये सब देख सकते हैं, ये सब देख सकते हैं। तो ये चित्र को हमने डिटेल में एनालाइज किया है। आगे बढ़ते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, बात करते हैं। सबसे देखो कौन कौन सी क्रांति हुई। सबसे पहले क्रांति हुई फ्रांसीसी क्रांति, जो कि 1789 में हुई। डेट भी याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है। उसके बाद कौन सी क्रांति हुई? नागरिक संहिता हुई 1804 में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ वियना की संधि 1815 में। उसके बाद क्या हुआ? उदारवादियों की क्रांति हुई 1848 में। उसके बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ 1866 से लेकर 1871 के बीच में। ठीक, और उसके बाद क्या हुआ? इटली का एकीकरण हुआ 1859 से लेकर 1871 तक। ये सारी चीजें हुई, ये इसका क्रम है। हो सके तो स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिए, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन आप देख लेना। ठीक है, चलिए सबसे एक एक करके सारा चीज पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रवाद के उदय के कारण। पहला कारण क्या है? निरंकुश शासन व्यवस्था। ठीक है, हर वर्ड्स का मतलब समझा रखा है। देखो, यूरोप में राजा निरंकुश शासक थे जो जनता की इच्छाओं की अवहेलना करते थे। भाई, जनता तुमसे क्या चाह रही है, नहीं चाह रही है, उसकी उनको कोई परवाह नहीं है। ठीक है, जिससे लोगों में असंतोष और राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। अब सपोज करो तुम अपने गांव के प्रधान बन गए, तुम लोगों को तुमसे उम्मीद है कि हमने प्रधान बनाए, वे हमारे घर का रोड बनाएगा, हमारे घर के सामने का रोड बनाएगा, नाली बनाएगा, लाइटें लगाएगी, पुस्तकालय बनाएगा, अच्छी व्यवस्था करेगा। इसी उम्मीद से तुम्हें प्रधान बनाया गया। और जब तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, तुम बस अपने मजे के लिए पैसे दे रहे हो, तुम फॉर्च्यूनर खरीद रहे हो, तुम अपने घर बड़ा बना रहे हो, तुम अपने घर के सामने रोड बना रहे हो, ये सब तुम अपने लिए कर रहे हो, तो इस चीज को निरंकुश शासक कहा जाता है। ठीक, उसके बाद आता है उदारवादी विचारों का प्रसार। स्वतंत्रता, समानता, संवैधानिक सरकार जैसे उदारवादी विचारों ने लोगों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक किया। अब जब तुम चाहते हो वो चीज नहीं होगी, तो फिर तुम्हारे लिए उसके प्रति वो चाह की भावना अंदर से आएगी ना, कि भाई मुझे ये चाहिए, वो हो नहीं पा रहा, तो उसके लिए तुम अंदर से आवाज आएगी। स्वतंत्रता, उस टाइम की बात, जो चीज थी मेन, स्वतंत्रता थी, समानता थी। समान नहीं देखा जाता, कोई अमीर है तो भाई इसको अच्छा ट्रीटमेंट दो, कोई गरीब है भगा इसको, लाठी डंडे मार के भगाओ। ठीक है, जाति, इन सबको देखा जाता था। संवैधानिक सरकार, उदारवादी विचारों ने लोगों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक किया। नेक्स्ट, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा। जैसे ये मैं लिख रहा हूं ना, टॉपिक बना के आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। ऐसा टॉपिक बनाओगे काले हेडिंग से और नीले पेन से ये लिखोगे, इतना लिखोगे टॉपिक बना के, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा दिया गया। यह नारा लोगों को एकजुट कर राष्ट्र निर्माण की भावना को बल देने लगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका। शिक्षित मध्य वर्ग ने अखबारों, पुस्तकों और चर्चाओं के माध्यम से राष्ट्रीयता के विचारों को फैलाने में अहम भूमिका निभाई।
जो मिडिल क्लास लोग थे, जो थोड़े पढ़े लिखे थे, उन्होंने क्या किया, अखबार की मदद ली, पुस्तकों की मदद ली और ग्रुप्स बना के चर्चाएं की कि भाई ये सही है, ये गलत है, और सबको उस चीज के बारे में बताया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय समाज की संरचना 19वीं शताब्दी से पहले। यूरोपीय समाज असमान रूप से दो भागों में विभाजित था। पहला तो था एक उच्च वर्ग जिसे हम कुलीन वर्ग कहते हैं, और दूसरा था आपका निम्न वर्ग जिसमें कृषक आते थे। कृषक, दो वर्गों में बांटा हुआ था। 19वीं सदी के बाद एक नया वर्ग और जुड़ गया, वो था मध्य वर्ग, मिडिल क्लास। ठीक है, और आज भी मिडिल क्लास पिस रहा है। ठीक है, आप सोचो, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, लेकिन मिडिल क्लास जो भारतवर्ष चल रहा है ना, उसका मेन कारण मिडिल क्लास है। आपको पता है, आपको लग रहा होगा कि ये जो बड़े बड़े हैं ना, टाटा बिरला, ये लोग बहुत सारा वो देते हैं टैक्स। गलत अवधारणा है। टैक्स जाता है मिडिल क्लास के पैसों से, क्योंकि उन्होंने ऐसा ऐसा सिस्टम बना रखा है कि उनको टैक्स नहीं देना पड़ता। उन्होंने ऐसा अल्टरनेटिव सोच रखा है। लेकिन टैक्स कौन देता है? गरीब। तो गरीब के पास वो पैसे ही नहीं, तो टैक्स कहाँ से देगा? वो उस एरिया में नहीं आता है। लेकिन मिडिल क्लास जो इतना मेहनत करके प्लस पैसे कमाता है, तो उसका कभी 30%, कभी ये वो टैक्स दे दे के कुछ बचता नहीं है उसके पास। ठीक है, तो मिडिल क्लास आज भी जूझ रहा है, आज भी। तो जो नया वर्ग का नाम है सी, उसका नाम है मध्यम वर्ग। ठीक है, मिडिल क्लास कहा जाता है। उच्च वर्ग, कुलीन वर्ग के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये देखो, बड़े बड़े उच्च जो वर्ग हैं, वो मस्त तरीके से अपनी वाइफ्स को ऐसे डांस करवा रहे हैं घुमा घुमा के, है ना। इनको कोई टेंशन ही नहीं, इनके पास भरपूर अंधा पैसा है। ठीक है, ये पार्टी करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अपने परिवारों के साथ नाचते हैं, गाते हैं। तो कुलीन वर्ग की क्या लोग हैं, क्या विशेषता है? कुलीन वर्ग में बहुत ही जनसंख्या कम होती है, कम जनसंख्या होती है। उच्च वर्ग वर्चस्व जमाने वाले होते हैं, लोगों पे अपनी धाप छोड़ते हैं। उसके साथ साथ जमींदार, यानी ढेर सारी खेतों के मालिक होते हैं। ये इनके पास बहुत सारा खेत होता है। ठीक है, फार्म हाउस, फार्म चलाते हैं ये। सभी अधिकार इन्हीं के पास होते हैं, सभी का अधिकार इनको दिए जाते हैं। तो ये होते हैं उच्च वर्ग के कुलीन वर्ग। अब आता है निम्न कृषक वर्ग, जो खेती करते हैं बेचारे। तो आज भी किसान हमारे जो भाई हैं, जो अनाज उत्पन्न करते हैं, उनको हक नहीं मिलता। मैं कई बार न्यूज़ में देखता हूँ, बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, इतना मेहनत से खेती करते हैं, और जब जाते हैं मंडी में, तो उनको अपना जो ट्रैक्टर ट्रॉली से खेत में लेके गए ना, उनका वो मुआवजा तक नहीं मिल पाता। और जब मंडी से जब बाहर आता है सामान, इतने महंगे बिकते हैं, लेकिन जब वो खुद बेचने जाते हैं, उनको वो पैसा नहीं मिल पाता। देखा है ना आपने? जब ये देखता हूँ तो मुझे खुद रोना आ जाता है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। इनको देखोगे, जब ये खुश रहेंगे हमारे किसान भाई, तो हम भी खुश रहेंगे, है ना। इनको घाटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मेहनत से हमारे लिए अन्न पैदा करते हैं। अन्न में हर चीज आती है, गेहूं, चावल, सब्जी, हर प्रकार की चीज, दाल, हर चीज आती है। इनको घाटा ना हो, ये मैं चाहता हूँ, और इसके बारे में भी सोचना चाहिए सरकारों को। तो निम्न वर्ग में क्या होता है? अधिक जनसंख्या होती है इनमें। ठीक है, निम्न वर्ग होता है। उसके बाद जमीनहीन, यानी या तो जमीन नहीं थी या तो फिर किराए पर रहते हैं। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इनके पास जमीन होगी भी तो बहुत छोटी मोटी जमीन होती है, और या तो फिर किसी से किराए पे लेके कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से खेती वेती करते हैं, और फिर अपना पैसा लगाते हैं, और वो पैसा भी उनका डूब जाता है। मुनाफे के चक्कर में करते हैं, बट उसमें भी घाटा होता है। किसी भी प्रकार के अधिकार इनको नहीं दिए जाते थे उस टाइम पे। ठीक है, अब आता है नया वर्ग, मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग के लोग डॉक्टर बनते हैं, टीचर्स बनते हैं, कोई एडवोकेट बनता है, कोई कुछ बनता है। ये मध्यम वर्ग में आते हैं। तो इसमें सभी पढ़े लिखे लोग थे, जैसे कि शिक्षक, डॉक्टर, उद्योगपति, व्यापारी। ठीक है, पढ़े लिखे होने के नाते उन्होंने एक समान कानून की मांग की, यानी कि उदारवादी राष्ट्रवाद। क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे हैं। देखो, तुम भी जब अच्छा पढ़े लिखे होगे, तो तुम्हारे में भी भाई क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए आप आवाज उठाने की हिम्मत आप में आएगी। उस टाइम पे ये लोग भी पढ़े लिखे थे, तो इन्होंने बोला कि भाई हम लोग पढ़े लिखे हैं,
उनमें ये समझ आ गई, उन्होंने अपने लिए भी समान अधिकार माने, जिसका नाम उन्होंने दिया उदारवादी राष्ट्रवाद। ठीक है, अगला आता है कि भैया उदारवादी राष्ट्रवाद क्या होता है। तो राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। ठीक है, उदारवादी सरकार का मतलब क्या है कि जो लोगों की सहमति से बनी हो। ऐसा नहीं कि ये राजा है तो इसके अगला वाला इसका बेटा राजा होगा, उसका बेटा राजा होगा, ऐसा नहीं। वो चाहते थे कि जो कोई बने तो सभी लोगों की सहमति से बने। यह है इसका उदारवादी का मतलब। नेक्स्ट, इस उदारवाद के चलते राष्ट्रवाद का विचार सब जगह फैलने लगा। तो इस चीज की चाह सब लोगों में होने लगी कि भाई ये सही बात है। ठीक है, फिर क्या है, इसी वजह से 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, कि फ्रांस में क्रांति हो गई कि भाई हमें उदारवादी चाहिए। ठीक है, इससे एक राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण था उसे खत्म कर दिया गया, लेकिन अलग अलग राज्यों के बीच नियंत्रण यानी सीमा शुल्क को खत्म नहीं कर पाया गया। जो टैक्स होता है ना एक जगह से दूसरी जगह जाने पर, उसको खत्म नहीं कर सके वो लोग। इसके लिए एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था जॉल्बेराइन। जिसका नाम क्या रखा गया था, जॉल्बेराइन रखा गया था। अब ये जॉल्बेराइन क्या है, यह एक जर्मन शुल्क संघ था। जॉल्बेराइन क्या था, एक जर्मन शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। एक जर्मन शुल्क था, इसके अंतर्गत जितने भी जर्मन राज्य थे ना वो उसके अंतर्गत आते थे। यह संघ 1834 में प्रशा की पहल पर स्थापित हुआ था। ठीक है, यह संघ जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। ठीक, और इसने क्या कार्य किए वो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहला काम किया, जितने भी शुल्क अवरोध थे उसे समाप्त कर दिया। जो भी शुल्क अवरोध थे ना उनको क्या कर दिया, हटा दिया पूरा। अगला काम क्या किया, मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो इससे पहले 30 से ज्यादा थी। 30 से ज्यादा मुद्राएं थी, उनको उन्होंने घटाकर सिर्फ 2 कर दी। अगला काम किया, नेपोलियन के समय के केवल पुरुष जिनके पास धन है वही वोट दे सकते हैं। नेपोलियन के समय पर जिनके पास ज्यादा पैसा था सिर्फ वो लोग ही वोट दे सकते थे। ठीक, अगला टॉपिक आता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार आता है, आएगा इस बार भी। ठीक है, वो है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, ये चित्र मैंने दोबारा लगाए। अब यूरोप में राष्ट्रवाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आपके एग्जाम में आता है, ध्यान से पढ़िए। यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत 1789 में फ्रांस से होती है। यहाँ पर एक वर्ड आया है चेतना, पता है आपको, मेरी वाइफ का नाम चेतना है। ठीक है, तो यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत 1789 में फ्रांस से होती है। ठीक, फ्रांसीसी क्रांति क्या है, तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। तो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति थी। ठीक, इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा शासन करता था, जिसको जनता से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के कारण सत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के हाथों में आ गई। किनके हाथों में आ गई, फ्रांसीसी नागरिकों के हाथों में आ गई, वहां की जनता के हाथों में आ गई। फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या बदलाव हुए, तो सत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में गई। पहला तो बदलाव यही होगा, जो पहले राजा हुआ करते उनके हाथों से सत्ता निकलकर अब वहां के नागरिकों के हाथों में आ गई। पहला सबसे बड़ा बदलाव तो यही हुआ। उसके बाद पितृभूमि नागरिक जैसे विचारों को बदल दिया गया। नेक्स्ट, नया राजध्वज बनाया गया। ठीक है ना, हर देश का एक ध्वज होता है, प्रतीक होता है, वो नया बनाया गया। स्तुतियां रची गई, शपथ ली गई। ठीक है, स्तुतियां बनाई गई, शपथ लिए गए हर चीज के लिए, है ना। शहीदों का गुणगान हुआ, जिन्होंने उस चीज में भागीदारी की थी, जो शहीद हो गए थे
उनको गुणगान किया गया, ताकि फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा हो तो लोग आगे आ सकें कि भाई कुछ करना है हमें भी। अगर हम चले भी गए तो हमारी एक लेगेसी पीछे रह जाएगी, हमारा नाम रह जाएगा। इसीलिए शहीदों का गुणगान किया गया। ठीक है। भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। जो भी वो लोग वहां पर रहते थे उन सब के लिए समान कानून बनाए गए। ठीक। आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। जो इंपोर्ट ड्यूटी होती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है, उसको बिल्कुल हटा दिया गया। ठीक। और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। चीजों को नापने के लिए एक फिक्स चीजें बनाई गई जिससे आप चीजों को नाप सकते थे। क्षेत्रीय बोलियों को हटा दिया गया, ब्रांच को राजभाषा बना दिया गया। जो क्षेत्रीय बोली होती है, ये है कहीं जगह कुछ बोली जा रही है, कहीं जगह कुछ बोली जा रही है, उन सभी बोलियों को हटा दिया गया और ब्रांच को राजभाषा बनाया गया। किसको बनाया गया? ब्रांच को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। जो स्टेट जनरल था उसका नाम बदल दिया गया। क्या रखा गया? नेशनल असेंबली। तो इनसे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ध्यान रखिएगा। और स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। जो सक्रिय नागरिक है उनके द्वारा उनका चुनाव होने लगा स्टेट जनरल का। हाँ, अगला आता है, ये आपके सामने दिख रहे हैं भाई साहब, ये हमारे हैं नेपोलियन। तो ये कौन थे इसके बारे में हम जानते हैं। नेपोलियन कौन था, एग्जाम में आ जाता है। तो नेपोलियन, ठीक है, जिनका जो जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 में, एक महान सम्राट थे जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। ठीक है। तो अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गया था ये। अब सोचो, 24 वर्ष, आज के बच्चे क्या होते हैं, यहाँ घूम रहे वहां घूम रहे, उनको कोई पता ही नहीं है कि भाई क्या करना है लाइफ में। और ये जो बंदा है नेपोलियन, 24 वर्ष की उम्र में ही सेनापति बन गया था। सोचो फिर। उसके साथ साथ उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई और अपार लोकप्रियता हासिल की। भाई युद्ध में जाता था 24 साल का लड़का और जाके जीत भी दिलाई, और जब जीत दिलाओगे तो तुम्हारी वाह वाह होगी, तुम्हें लोग जानेंगे, है कि नहीं। उसने फ्रांस में चल रही उथल पुथल का फायदा उठाया और फ्रांस का शासक बन गया। जो भी उथल पुथल कहीं होगी ना, तुम किसी के पीछे इसका घपला बाजी उसको कर रहे हो, उपला उसका उधर कर, कोई तीसरे आके तुम में फूट डाल के चला जाएगा और वो तुम पर राज करेगा। यही तो करते थे अंग्रेज हम पर आकर, फूट डालो और राज करो। उन्होंने क्या किया, अंग्रेज आके हिंदू को मुसलमान से लड़वाया, मुसलमान को हिंदू से लड़वाया, दो अलग गुट बनाए। उनका यही था कि इनको ही आपस में लड़ा दो ताकि यही लड़ मड़ के खत्म हो जाए, हम अपना राज करें। 200 साल तक राज करके गए इसी के चलते। वो तो चले गए, लेकिन आज भी हम लड़े जा रहे हैं इन्हीं मुद्दों पर। अगला है नेपोलियन का शासनकाल। ठीक है, जब नेपोलियन ने फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया तो उन्होंने प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र को स्थापित किया। क्या किया उसने? प्रजातंत्र को ही हटा दिया, क्या बनाया? राजतंत्र को स्थापित कर दिया नेपोलियन ने। फिर क्या किया? नेपोलियन के समय ही व्यापार, आवागमन एवं संचार में बहुत ज्यादा विकास हुआ। व्यापार के लिए रास्ते अलग से बनाए गए, संचार की व्यवस्था की गई अच्छी तरीके से। राष्ट्रवादी विचार को बांटने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों में कब्जा कर लिया और जो टैक्स होता है, कर को बढ़ाना और जबरन भर्ती जैसे अनेक कानून व्यवस्था स्थापित कर दिया। टैक्स बढ़ा दिया उसने भाई ने। फिर क्या किया? जबरन भर्ती करने लग गया और बहुत सारे और भी कानून उन्होंने बना दिए जबरन। किसने? नेपोलियन ने। फिर 1804 की नेपोलियन संहिता, नागरिक संहिता क्या थी ये देख सकते हैं, उसका मैंने इमेज भी यहाँ पर लगाया हुआ है। ठीक है, ये क्या थी? तो इसे 1804 में लागू किया गया। इसने जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया। इससे न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की, बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया गया।
1804 की नागरिक संहिता की विशेषता क्या है? पहली विशेषता है जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों की समाप्ति। ठीक है, तो जन्म होते ही जो अधिकार मिलते थे ना विशेष, उसको ही हटा दिया गया, समाप्त कर दिया। ठीक है, कानून के सामने समानता, संपत्ति को अधिकार को सुरक्षित किया गया, ये भी। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया? प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया। उसके बाद सामंती व्यवस्था को स्थापित किया गया। किसानों के भू दासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई गई। ठीक है, शहरों में कारीगरों, श्रेणी संघों की नियंत्रणों को हटा दिया गया। और जागीरदारी क्या होती है? आपके मन में आ रहा होगा ना जागीरदारी। इसके तहत किसानों, जमींदारों, उद्योगपतियों द्वारा तैयार सामान का कुछ हिस्सा कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। कि भाई जो भी किसान है, जमींदार है या उद्योगपति हैं, जो भी अपना सामान बनाएंगे उसका जो कुछ हिस्सा है वो गवर्नमेंट को देंगे टैक्स के रूप में। तो इसे कहते थे जागीरदारी। रूढ़िवाद क्या होता है ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता हो और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता हो, उसे रूढ़िवाद कहते हैं। ठीक है, जो मॉडर्न चीजों को अपनाने से डरते हैं, जो पहले से चली आ रही है उन्हीं पे वो रहना चाहते हैं, इस धारणावादी लोगों को हम क्या कहते हैं? रूढ़िवाद कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवाद कैसे बन रहा? ठीक है, देखो ये है आपका वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुई। इस युद्ध में क्या हुआ था ना, नेपोलियन हार गया था। तो 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार के उपरांत, तो हो सकता है पूछा जाए क्वेश्चन एग्जाम में कि नेपोलियन की हार कब हुई थी, तो 1815 में हुई थी वाटरलू। यूरोप की सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। नेपोलियन ने आगे मॉडर्न की चीजें बनाने की चेष्टा की, लेकिन जब वो हार गया तो उनका जो झुकाव वो फिर से पुरानी चीजों पे आ गया, रूढ़िवाद पे आ गया। ठीक है, इसके बाद यूरोपीय सरकार पारंपरिक संस्थाएं, परिवार को बनाए रखना चाहते थे। ठीक है, यूरोपीय सरकार ने क्या किया, जो पारंपरिक संस्थाएं हैं, परिवार को एक साथ वो चाहते थे बनाए रखें पहले जैसे। ठीक, इसके लिए उन्होंने नेपोलियन के समय जितने भी बदलाव हुए थे उन सब को खत्म कर दिया। नेपोलियन ने जो जो बदलाव किए उन सब को हटा दिया, उसने खत्म कर दिया, जिसके लिए एक समझौता किया गया जिसका नाम था वियना समझौता। एग्जाम में आता है वियना समझौता कब हुआ, किसे कहते हैं? ठीक है, और वियना समझौता को वियना संधि भी कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं वियना कांग्रेस के बारे में। ये आप चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, वियना कांग्रेस की बैठक हो रही है अंग्रेजों के बीच में। हर चीज का मैंने एनिमेशन रखा है ताकि आप एक अच्छा कनेक्शन बिठा पाए, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप मेरे जो प्रीमियम पीडीएफ है उसको देखिएगा। हमारे पीडीएफ में मैंने जो बनाया है ये पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, आसान शब्दों में, कम शब्दों में, आसान सटीक एक्सप्लेनेशन है। बोर्ड एग्जाम में कॉपी भरने के नंबर नहीं मिलते हैं, सही चीजों लिखने के नंबर मिलते हैं, टू द पॉइंट, कम शब्दों में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, देख लेना। तो वियना संधि क्या है, वियना कांग्रेस क्या है? 1815 में ब्रिटेन, प्रशा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियां जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, इनके प्रतिनिधियों यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठा हुए। ये सभी कहाँ इकट्ठे हुए? वियना में इकट्ठा हुए, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रियन के चांसलर ड्यूक मेटरनिक थे। कौन थे? ड्यूक मेटरनिक थे। और सब ने मिलकर यहाँ पर एक बैठक रखी जिसका नाम है वियना कांग्रेस की संधि बैठक। ठीक, संधि के मुख्य 3 निर्णय लिए गए। जब ये बैठक हुई ना तो 3 निर्णय लिए गए। क्या है वो 3 निर्णय, आइए जानते हैं। पहला निर्णय यह है कि फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस अपना विस्तार ना कर सके। क्या क्या सीमाओं में ना
कई सारे राज्य बना दिए गए। राज्य इसलिए बनाए गए ताकि भविष्य में वो अपना विस्तार और ना कर पाए। ठीक। दूसरा काम ये किया गया, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए पूर्व वंशों को सत्ता में बहाल किया गया। जो पूर्व वंशों को हटा दिया गया था उनको फिर से वापस लाया गया। फिर अगला काम किया, राजतंत्र को जारी रखा गया। जो राजतंत्र है उसको जारी रखा गया। ये 3 मेन बदलाव किए गए और एग्जाम में आता है कि जो वीना संधि हुए थे उसके 3 महत्वपूर्ण कार्य क्या थे, 3 महत्वपूर्ण नियम क्या थे, तो ये एग्जाम में आपको लिखना होता है। वीना संधि की विशेषताएं क्या है? तो फ्रांस में पूर्व राजवंश को फिर से लाया गया, पुनर्व्यवस्था की गई। पहला खूबी यही है। दूसरा, इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना था। जो मॉडर्न चीजों को हटाकर पुरानी चीजों पे वापस फिर से शिफ्ट हो गए, रूढ़िवादी व्यवस्था को कायम रखना, ये उनका दूसरा मेन मुद्दा था, मेन विशेषता थी। फ्रांस ने उन इलाकों पर से आधिपत्य को खो दिया जो उसने नेपोलियन के समय जीते थे। फ्रांस ने क्या किया, जो नेपोलियन से जीते थे, नेपोलियन ने जो जीता था उनको उसने खो दिया नेपोलियन को हराने के बाद। ठीक है। फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक हेतु नए राज्यों की स्थापना भी की गई, जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, कि सीमा का विस्तार ना हो पाए तो उसके बाउंड्री में कई नए राज्य बनाए गए जिससे आगे चलकर उसका विस्तार ना हो पाए। यूरोप में क्रांतिकारी देखिए, यूरोपियन सरकार के इन सारे निर्णय के विरोध में क्रांति ने जन्म लिया। क्रांतिकारियों ने अंदर ही अंदर कुछ खुफिया समाज का निर्माण किया। ठीक है, अपने अंदर ही अंदर कुछ खुफिया समाज का निर्माण कर लिया, जिनका मुख्य मकसद या लक्ष्य क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। पहला लक्ष्य क्या था? राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, कि उनका मेन मोटो क्या था कि भाई राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना है। अगला क्या काम था? वीना संधि का विरोध करना है। जो वीना संधि हुई ना उसको विरोध करना है, ये उसका मेन उद्देश्य था। और स्वतंत्रता के लिए लड़ना है हमें, ये उनका मेन उद्देश्य था। अगला टॉपिक है 1830 को कठिनाइयों का महान साल भी कहा जाता है। क्यों? ठीक, क्यों महान साल कहा जाता है? तो ये कारण है। देखो, ये कुछ चित्र मैंने रखे हैं। ये देखो, फटीचर कपड़े ये औरत पहन रखी है। यहाँ पर लोगों के पास जाने के लिए साधन नहीं हो पा रहे हैं, बड़ी कठिनाई दिख रही होगी। तो क्यों? जबरदस्त जनसंख्या वृद्धि हुई 1830 में ना। अचानक से लोगों की जनसंख्या बहुत बढ़ गई एकदम से। लोग गांव से शहर की ओर जाने लगे, इसलिए कमाने के लिए जाते हैं लोग, गांव में उतना काम होता नहीं है। बेरोजगारी में वृद्धि हो गई, रोजगार था नहीं। अब जब तुम्हारे पास पैसे नहीं रहे होंगे तो तुम खाद्य सामग्री कहाँ से खरीदोगे? भुखमरी आ जाएगी। गरीबी भी बहुत सारी वृद्धि हो गई और भुखमरी आ गई, खाने पीने के लाने पड़ गए। तो इसीलिए भूख, कठिनाई और जन विद्रोह इसमें चढ़ गया था। 1830 को कठिनाइयों का महान साल भी कहा जाता है, इन्हीं सब कारणों की वजह से। इसी साल के दौरान फसल बर्बाद हो गई थी, जिससे खाने की सामग्री की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ने लगी और छोटे छोटे फैक्ट्रियां बंद होने लगी। ठीक है, सारी फसल जो हमने खाने की खाद्य सामग्री वो नष्ट हो गई। तो जो भी थोड़ा मोड़ा बचा उसका दाम और बढ़ गया, तो और महंगाई बढ़ गई। लोगों के पास पैसे रहे नहीं तो खाएंगे कैसे, खरीदेंगे कैसे, फिर खाएंगे कैसे? इसीलिए इसको कठिनाई का साल कहा गया था। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी, इन सभी कारणों से लोगों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। लोग सड़कों पर उतर आए और जगह जगह अवरोध करने लगे, जिससे कृषक विद्रोह के नाम से जाना जाता है। किसानों ने विद्रोह कर दिया था, किसान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये आप चित्र में देख सकते हैं, ऐसे विद्रोह होते थे। ठीक है, तो देखो, जब भी गलत देखो तो गलत का विद्रोह करो। आजकल हम गलत का विद्रोह करने से भी डरते हैं। ठीक है, डरते हैं कि नहीं? आपने समाज में देखा होगा, किसी का विद्रोह करो तो वो उल्टा तुम पे साला और मार धाड़ शुरू कर देता है और सरकार कुछ नहीं करती, जिससे यूरोपियन सरकार को गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। टॉपिक पे आ जाते हैं। कह रहे हैं गणतंत्र के बाद कानून में आए
कौन कौन से बदलाव थे? तो पहला बदलाव क्या था? 21 साल से अधिक उम्र के लोगों को वोट डालने का अधिकार था। हमारे भारत में 18 वर्ष अगर हो जाती है तब वोट डाल सकते हैं, ठीक। उसके बाद सभी नागरिकों को काम करने की गारंटी दी गई। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कारखाने उपलब्ध कराए गए कि भाई तुम्हें रोजगार मिलेगा, उसके लिए तुम्हें कारखाने दिए गए। और इन सभी से धीरे धीरे गरीबी और बेरोजगारी कम होने लगी, ठीक है। इन सारी चीज़ों को जब करा गया तो जो गरीबी थी वो धीरे धीरे दूर होने लगी। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मनी और इटली का एकीकरण कैसे हुआ। ये जो जर्मनी है और ये जो इटली है, इनका एकीकरण कैसे हुआ, ठीक है। और इनके बीच में हम देख पा रहे हैं ऑस्ट्रिया। तो जर्मनी का एकीकरण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। तो 1848 में यूरोपियन सरकार ने बहुत कोशिश की कि वह जर्मनी का एकीकरण कर दे, परंतु वो ऐसा नहीं कर पाए। कब? 1848 में यूरोपियन सरकार ने बहुत ट्राई किया, बट उनका एकीकरण संभव नहीं हो पाया, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी थी, ठीक है। किसने दबा दी थी? उदारवादी पहल जो थी, राजशाही लोगों ने और फौज की ताकत ने मिलकर उनको क्या कर दिया? दबा दिया था। उसके बाद प्रशा ने यह भार अपने ऊपर लेते हुए कहा कि वे जर्मनी का एकीकरण करके ही रहेंगे। इसने भार अपने ऊपर ले लिया? प्रशा ने, ठीक। तो उस समय प्रशा का मुख्यमंत्री था वो ऑटोमान बिस्मार्क था, ठीक है। ये कौन है? ऑटोमान बिस्मार्क। प्रशा ने एक राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया और 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। 7 साल में 3 देशों से वो जीता, ऑस्ट्रिया से, डेनमार्क से और फ्रांस से 3 युद्ध और तीनों के तीनों जीते और उसके बाद ये प्रक्रिया पूरी हुई, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है 1871 में केसर विलियम प्रथम को, ये भाई साहब है आपका केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया और जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्रशा को महाशक्ति के रूप में क्या कर दिया? स्थापित कर दिया, ठीक है। उनको महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग, न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया, ठीक है। नए जर्मनी के राज्य में इन सभी चीजों पर विशेष जोर दिया गया। अब आता है इटली का एकीकरण। इटली 7 राज्यों से बटा हुआ था। इटली ना 7 राज्यों से बटा हुआ था, देखिए, वेनेशिया, लंबार्डी, ठीक है, सार्डिनिया, मोनाको, टस्कनी, स्विट्जरलैंड, सॉन मोरिको, पेपल राज्य, इन सबसे 7 राज्यों में ये बटा हुआ था। तो उन्होंने क्या किया? 1830 दशक में जुत्सेपे मैत्सिनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया। तो इटली के एकीकरण में किसकी मुख्य भूमिका है? जुत्सेपे मैत्सिनी, ऑब्जेक्टिव में आता है 1 नंबर में, ठीक है। 1830 एवं 1848 के क्रांतिकारी के विद्रोह असफल हो गए थे। विद्रोह किया तो गया था लेकिन असफल हो गया, पूरा नहीं हो पाया। 1859 में फ्रांस से सॉर्डिनियम पेडमांट ने, किसने? सॉर्डिनियम पेडमांट ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रियाई बलों को हरा दिया। एक संधि की और उस संधि की वजह से उसने क्या किया? ऑस्ट्रियाई जो भी बल थे उनको उन्होंने हरा दिया। और 1861 में इमैनुअल द्वितीय को, किसको? इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया था। इमैनुअल द्वितीय को इटली का राजा घोषित किया गया था। नोट, इटली एकीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए हमें 3 लोगों पर विचार करना पड़ेगा। इटली एकीकरण में 3 लोगों की विशेष भूमिका है। कौन कौन से? एक तो है जुत्सेपे मैत्सिनी, इन पे प्रश्न आता है एग्जाम में। एक है काउंट कैमिलो द कावुर, इस पे। और तीसरा है गैरिबाल्डी, जुत्सेपे गैरिबाल्डी। इन तीनों पे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले हम बात करेंगे जुत्सेपे मैत्सेनी। ये आप चित्र में देख सकते हैं, ये भाई साहब हमारे कौन है, जुत्सेपे मैत्सेनी है। इनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो इनका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, जेनोवा में। और कुछ समय पश्चात वो कार्बोनरी में गुप्त संगठन के साथ बने रहे, जुड़े रहे। फिर 24 साल की युवा अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उन्हें 1831 में देश से निकाल दिया गया था। 24 साल की उम्र में ही उसको देश से निकाल दिया गया। फिर उसके बाद उन्होंने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की, जिस पहले था नाम मार्सेई यंग इटली और दूसरा था यंग यूरोप। उन्होंने 2 संगठनों की स्थापना की, एक यंग इटली और एक यंग यूरोप। 2 संगठनों की उन्होंने स्थापना की। मैत्सेनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध एवं उसके प्रजातांत्रिक सपनों ने रूढ़िवादियों के मन में भय भर दिया था। मैत्सेनी बहुत विरोध करते थे इन 2 गुटों के द्वारा, और इनका विरोध के चलते जो प्रजातांत्रिक और रूढ़िवादी लोग थे उनके मन में भय बन गया था। ठीक। और मेटरनिक ने उसे सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। किसने, मेटरनिक ने। किसको, मैत्सेनी को। अब हम बात करेंगे काउंट कैमिलो द कावूर। ये भाई साहब जो देख रहे हैं आपके आंखों की स्क्रीन पे, यह है काउंट कैमिलो द कावूर। इनके बारे में जानते हैं। तो सार्डिनिया पिडमांट का प्रमुख मंत्री था ये। कौन, कावूर जी। ठीक है, ये भाई साहब अब लोग सब कोई जिंदा ही नहीं है ना, ये तो दशकों पहले पैदा हुए थे। इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। हालांकि वह स्वयं ना तो एक क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। ठीक है। फ्रांस के साथ की गई चतुर संधि के पीछे कावूर का हाथ था, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया जा सका एवं इटली एकीकरण में संभव हो पाया। इसी महाशय का हाथ था संधि में, और उसी की वजह से उनको हराया जा पाया। अब हम बात करेंगे गैरीबाल्डी। ये जो हमारे दादाजी दिख रहे हैं, ये हमारे क्या गैरीबाल्डी हैं। इनके बारे में हम जानते हैं कि गैरीबाल्डी कौन थे। यह नियमित सेना का हिस्सा नहीं था। उसने इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया। ठीक है, सशस्त्र जो सेना होते हैं, उन स्वयंसेवक होते हैं, उनका नेतृत्व किया। 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। वहां के जो स्पेनिश शासक थे उनको हटाने के लिए वहां के जो किसानों थे उनकी मदद से उनको वो हटा पाए। ठीक। फिर बात करते हैं, उसने दक्षिण इटली एवं सिसिली को राजा एमैनुएल द्वितीय को सौंप दिया। किसको सौंप दिया, एमैनुएल द्वितीय को सौंप दिया, और इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हो सका। अब हम बात करते हैं ब्रिटेन में राष्ट्रवाद कैसे पनपा। तो यूरोप में राष्ट्रवाद सशक्तिशाली क्रांतियों, युद्धों, सैन्य अभियानों के फलस्वरूप विकसित हुआ। इसका उदाहरण जर्मनी और इटली का एकीकरण है। लेकिन ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण किसी क्रांति का परिणाम नहीं था, बल्कि यह एक क्रमिक विकास के अंततः संभव हुआ। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के लिए कोई युद्ध नहीं लड़ा गया। अतः ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास यूरोप से भिन्न है। वहां पर युद्ध वगैरह नहीं हुए, उनका जो इतिहास है वो थोड़ा सा अलग है। आइए जानते हैं। ठीक है, वहां पर कैसा हुआ, ये देखिए, औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई। कैसे, बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगी, बहुत फैक्ट्री लगेगी तो सामान ज्यादा बनेगा, उत्पादन ज्यादा होगी, पैसे ज्यादा आएंगे, है ना। ये सब होने लगा। ब्रिटेन में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉटिश, आयरिश जाति समूह थे जिनकी पहचान
निर्जाति थी। ठीक, उसके बाद इन जातीय समूह में अंग्रेज धीरे धीरे ताकतवर होते चले गए। इतने सारी जाति थी, लेकिन जो अंग्रेज है वो धीरे धीरे ताकतवर होते चले गए और उन्होंने अन्य जातीय समूहों पर प्रभुत्व जमाना संपन्न कर दिया। ठीक है भाई, हम ताकतवर हैं तो उनको दबाने लग गए वो आगे चलकर। ठीक है, 1688 में संसद ने राजतंत्र से शक्तियों को ले लिया। ठीक, और सर्वप्रथम 1707 उन्होंने स्कॉटिश लोगों को अपने देश में सम्मिलित किया, फिर उन पर प्रभुत्व स्थापित किया। जो स्कॉटिश लोग थे उनको उन्होंने अपने में मिला लिया और उन पे अपना राज चलाने लग गए। ठीक है, ये देख सकते हैं इस फिगर में, द एक्ट ऑफ यूनियन ऑफ 1707। ठीक, इसके पश्चात 1798 में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में उन्होंने आयरिश लोगों पर, अब किस पर, आयरिश लोगों पर नियंत्रण किया और आयरलैंड को बलपूर्वक ब्रितानी राज्य में सम्मिलित कर लिया। आयरलैंड को भी मिला लिया अपने में। ठीक है, ये देख सकते हैं चित्र में। फिर इस प्रकार उन्होंने यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन शांतिपूर्ण तरीके से गठन कर लिया। जो ब्रिटेन है कई सारे देशों से मिलकर बना के उन्होंने स्थापित कर लिया। कोई लड़ाई युद्ध नहीं हुई इसमें। अब आप बात है बाल्कन समस्या। ठीक है, ये बाल्कन समस्या क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं, एग्जाम में आता है। बाल्कन भौगोलिक एवं निर्जातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र था। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये पूरा बाल्कन है। इसमें भौगोलिक अलग अलग प्रकार की जगहें थी, निर्जातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र था, जिसमें आधुनिक रोमानिया, बल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया आदि ये सब शामिल थे। किसमें, इस बाल्कन में। ठीक, इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग मूल निवासियों को स्लाव कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। जो ऑटोमन साम्राज्य था उनके नियंत्रण में इनका बहुत बड़ा हिस्सा उनके अंदर आता था। ठीक, ये देख सकते हैं बाल्कन राज्यों में रोमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफी विस्फोटक हो गई। एक के बाद एक अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। ठीक है, एक के बाद वो निकल गए और बोले कि हम भाई स्वतंत्र हैं। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूह ने अपनी पहचान, स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया और हर एक बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज्यादा इलाके की चाह रखने लगा। ठीक है, जो छोटे छोटे बाल्कन जो क्षेत्र है ना, वो अपने लिए ज्यादा क्षेत्र की डिमांड करने लग गए। इस समाज यूरोपीय शक्तियों के बीच इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के मध्य जबरदस्त प्रतिस्पर्धा रही। हर यूरोपीय क्षेत्र चाहता था कि वो हमारे बीच आ जाए, जिससे यह समस्या गहराती चली गई और जिस कारण यहाँ विभिन्न युद्ध हुए, बहुत सारे युद्ध हुए, जिसकी परिणति प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुई। और इसी की प्राप्ति के चलते पहला विश्व युद्ध इसी के चलते हुआ कि भाई ये इसको हमें अंत अपने में लेना है। इसी के चलते पहला विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, अब हम बात करेंगे रूपक के बारे में। ये देख सकते हैं, ये सारे रूपक हैं। हमारे भारत का भी रूपक है, भारत माता है ना। तो हर देश का कुछ ना कुछ रूपक है, इसकी भी अपनी एक हिस्ट्री है। जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, स्वतंत्रता, ईर्ष्या, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित किया जाता है तो उसे रूपक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रूपक कहते हैं। 18वीं और 19वीं शताब्दी में रूपक का प्रयोग राष्ट्रवादी भावना के विकास और मजबूत बनाने में किया जाता था। राष्ट्रवादी भावना को और विकसित दिखाने के लिए, मजबूत दिखाने के लिए किया जाता था। राज्य की दृश्य कल्पना, इसके बारे में हम बात करते हैं।
18वीं एवं 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र को कुछ चित्रित किया जैसे कि वह कोई व्यक्ति हो। सिंपल उदाहरण दे दूं, भारत के लिए भारत माता है ना, जिसके हाथों में झंडा है। राष्ट्रों को नारी वेश में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी के रूप चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। जिस भी नारी की बात जो भी देश करता था वो असल जिंदगी में कोई खास नारी थी ही नहीं, उसका कोई व्यक्तित्व वजूद था ही नहीं। लेकिन एक 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 क्या बोलूं मैं आपको, एक 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 माध्यम बनाया गया उनको देशभक्ति के लिए, ठीक है, जो कि सही भी था। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया जिससे जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। इसी प्रकार जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई, ठीक है। फ्रांस ने नाम दिया मारियान, जर्मन वालों ने नाम दिया जर्मेनियन, ठीक है। ये हमारी कौन है, प्रतीक जर्मेनिया है, ठीक है। ये वास्तविकता में इनका कोई लेन देन नहीं है और ये अपनी मारियान है। महत्व, अब मैं प्रतीक इधर एक साइड में रखूंगा और इस तरफ उसका मैं महत्व बताऊंगा, ठीक है। आप देखते रहना। पहले वाले पे आ जाओ। टूटी हुई भेड़िया का मतलब होता है आजादी मिलना, ठीक है। बाँझ छाप वाला कवच होता है जर्मन समुदाय की शक्ति। बलूत पंक्तियों का मुकुट का मतलब होता है वीरता। तलवार का मतलब होता है मुकाबले की तैयारी। तलवार पर लिपटी हुई जैतून की डाली का मतलब होता है शांति की चाह। लाल काला और सुनहरा तिरंगा का मतलब होता है उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा। और उगते सूरज की किरणें का मतलब होता है एक नए युग की शुरुआत। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, ठीक हो गया। और इसके साथ साथ ये जो पूरा चैप्टर है वो मैंने आराम से समझा दिया है आसान परिभाषाओं के साथ, चित्र की मदद से, ताकि आप अच्छा कनेक्ट कर पाए। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपना नोट्स खुद बनाने की चेष्टा करें। अगर आप परचेस करें तो देख के भी खुद ही लिखें, तो उससे आपका रिवीजन होता है, आपको याद करना नहीं पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा और खुद का लिखा हुआ ज़्यादा समझ में जल्दी आता है। अगर आपको प्रीमियम नोट चाहिए कैसे पा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। बाकी प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। हमने कक्षा 10 की गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश हर चीज़ पढ़ा रखी है, चैनल पर जाके देख सकते हैं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।